Hello everyone, this is Navneet Pandey. Welcome you all on my YouTube channel Learn English with Flint. So friends, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहली बात ये होती है जहाँ पे लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिखा देते हैं कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन मेरे भाई इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिस वाक्य के अंत में गागेगी, ऐसे दुनिया का कोई भी सेंटेंस जहाँ पे गागेगी लास्ट में आ गया वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ वह क्रिकेट खेला होगा। अब यहाँ पे देखिए, वह क्रिकेट खेला होगा सेंटेंस है, तो यहाँ वाक्य के अंत में तो गा आया, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यही सेंटेंस मैं कह दूँ कि वह क्रिकेट खेलेगा, तो ये सेंटेंस जो था आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा। लेकिन वाक्य के अंत में देखिए गा दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और ये जो है हमारा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, देखिएगा, वह क्रिकेट खेला होगा, तो इस सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है कि काम जो हो गया है, जो काम है वो हो चुका होगा। लेकिन इस सेंटेंस से देखिए समझ में आ रहा है कि अभी वो काम हुआ नहीं है, अभी होगा। ओके, वर्क विल हैपन इन फ्यूचर, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैंने लिखी, इमेजिनेशन। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। फ्यूचर जो होता है ना वो इमेजिनेशन की बात ही है। ठीक है, फ्यूचर मीन्स इमेजिनेशन। सो जो इमेजिन कर रहे हैं, जो अभी तक हुआ ही नहीं है, अभी फ्यूचर में होगा, बस वैसा इमेजिनेशन क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो आप कभी भी लाइफ में इस चीज़ को भूलेंगे नहीं और कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो याद रखिएगा, ऐसा इमेजिनेशन करना है जिसमें काम अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। ठीक है, इस समय एक गाना बहुत फेमस है ना, आप लोग सुनते होंगे, अपना टाइम आएगा। तो अभी आया नहीं है, आएगा। जब आप लोग सरकारी नौकरी पा जाएंगे तो उस समय आप क्या कहेंगे कि अपना टाइम आ गया है, लेकिन अभी तो नहीं मिली है ना। जब तक नहीं मिली है तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, वो भी फ्यूचर के लिए। ठीक है, क्या कि अपना टाइम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है वो होती है कि इमेजिनेशन ऐसा कि जो काम अभी होगा, जो हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम फॉर्मूले देख लेते हैं। सो देखिए, सिंपल जो सेंटेंस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे लगाएं विल और कहाँ पे लगाएं शैल। तो देखिए, विल का जो यूज़ होता है, बेसिकली विल मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है, लेकिन शैल जो है वो स्पेशली आई और वी के लिए बना है। ठीक है, अगर सेंटेंस में आई और वी दिख रहा है तो उनके साथ आपको शैल का यूज़ करना है, और अगर सेंटेंस में आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, सो विद देम यू हैव टू यूज़ विल। ओके, लेकिन यहाँ पे आई और वी का एक और सेंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कुछ लोग नहीं जानते हैं, और स्पोकन में इसीलिए क्या होता है ना कि आई वी के साथ भी विल का यूज़ करना है। इस समय फॉर्मल इंग्लिश में भी बहुत लोग शैल को दरकिनार कर रहे हैं, हमेशा आई विल गो, आई विल डांस, वी विल डांस, ऐसे करके इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठे हैं और वहाँ पे अगर आई विल दे रहा है तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा रूल लग रहा है। ठीक है, आई शैल बेसिकली होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जो विल और शैल है, ये विल और शैल, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कभी कभी जैसा कि मैंने बताया, आई और वी के साथ शैल और सारे सब्जेक्ट के साथ विल, लेकिन एक कंडीशन ऐसा है कि हम इसको ऑपोजिट कर देते हैं, आई और वी के साथ विल लगने लगता है और सारे सब्जेक्ट के साथ शैल लगने लगता है। अब वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है
जब आपको क्या करना है, बातों में थोड़ी सी ज़्यादा श्योरिटी लानी है, जब बातों को ज़्यादा श्योर करना है तो उस समय आप आई वी के साथ विल का यूज़ करने लगते हैं और सारे सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज़ करने लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मम्मी कभी कभी हम लोगों से कहती है ना कि बेटा मार्केट चले जाओ सब्जी लेते आओ, तो आप क्या कहते हो, मैं नहीं जाऊँगा। तो मम्मी क्या कहती हैं, तुम जाओगे। ये सुनो, सो मम्मी क्योंकि पोलाइट हैं तो वो कहती हैं यू विल गो। तो जब मम्मी यू विल गो कहती हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन उसी पे पापा आते हैं और पापा आपसे क्या कहते हैं, तुम जाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पापा ने क्या किया, उसी वर्ड में और श्योरिटी दिखाई कि आप तुम जाओगे। तो पापा ने क्या किया, यू विल की जगह क्या यूज कर दिया, यू शैल गो। तो आप क्या कहते हो, यस आई विल गो। आप भी श्योर हो जाते हो तो आप क्या कहते हो, आई विल गो। यस नो। सो ये चीज़ था, ये कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है वो कह रहा है मैं फुटबॉल खेलूंगा। सो मैं फुटबॉल अभी खेला नहीं हूँ, मैं फुटबॉल खेलूंगा। देखिए इमेजिनेशन, लेकिन ऐसा इमेजिनेशन जो अभी होगा, हुआ नहीं है। तो देखिए सेंटेंस में आई, अब आई अगर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वाले हैं तो आप शैल का यूज़ कर सकते हैं, स्पोकन में तो विल शैल में, जो आपकी इच्छा हो। सो आई शैल प्ले फुटबॉल, ये सुनो। सो यहाँ पे आई शैल प्ले फुटबॉल किस हिसाब से, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद विल शैल में से लगाना था जो आप लगाना चाहें, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, फुटबॉल था, ठीक है। अब देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है। सेंटेंस देख लेते हैं, वह झगड़ा नहीं करेगा। सो वह झगड़ा नहीं करेगा, अब यहाँ पे कहने की बात क्या है, वह के लिए ही यूज कर दिए। अब विल शैल में से ही के साथ विल का यूज करना है, तो ही विल, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा, और झगड़े के लिए क्या हो गया, क्वेरल। सो ही विल नॉट क्वेरल, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों दे दिया, फुल स्टॉप, यस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, विल शैल सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आप एकदम गांठ बांध लो, ठीक है। कि इंटेरोगेटिव में क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको सबसे पहले रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए विल शैल से शुरू हुआ है, उसी को सबसे पहले रख लेंगे। तो देखिए एक सेंटेंस, क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगे। अगर आप मुझसे पूछते हो क्या सर आप सब कुछ बताएंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ इंग्लिश का मैं सब कुछ बताऊँगा। बस उसके लिए क्या करना है आपको कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और लाइक और कमेंट करते रहिए, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो कितना आ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है तो कौन सा ऐसा यूज़ है या कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगे, तो सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए विल शैल में से यू है तो विल लगा लिए। सो विल यू, उसके बाद हमारा वर्ब था टेल, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, मी एवरीथिंग। सो विल यू टेल मी एवरीथिंग। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट देखिएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल के बाद सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लग जाना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ओके। देखिए, क्या वे लोग यहाँ नहीं आएंगे, तो सेंटेंस कह रहा है क्या वे लोग यहाँ नहीं आएंगे। अब देखिए विल शैल में से विल लगाए, सब्जेक्ट हमारा वे था दे लगाए, उसके बाद नॉट के लिए नॉट लगाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने के लिए कम लगाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ के लिए हियर लगाए। तो सेंटेंस क्या बन गया, विल दे नॉट कम हियर। तो क्या वे लोग यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस, ओके। लेट्स गो नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज WH word. So in WH what happens, first of all we have to use WH word, and then we have to use will or shall according to the subject, and then we have to use subject, and then we have to use first form of the verb, and finally there will be object, okay. So let's get an example. An example is, आप मेरे घर कितने बजे आओगे। तो देखिए बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि कितने बजे की इंग्लिश
क्या होती है, तो डोंट वरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो कितने बजे की इंग्लिश होती है, एट वॉट टाइम। सो एट वॉट टाइम WH वर्ड बन गया, उसके बाद विल शैल में से देखिए विल का यूज हो गया, आप है तो यू आ गया, उसके बाद हमारा मेन वर्ब था आना, तो कम हो गया कहाँ, मेरे घर, टू माई हाउस, सिंपल सेंटेंस। तो क्या बन गया, एट वॉट टाइम विल यू कम टू माई हाउस। ओके, सो इस तरीके से WH वर्ड आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं WH का नेगेटिव सेंटेंस। अब WH के नेगेटिव सेंटेंस में क्या कह रहा है कि WH वर्ड सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन मार्क। ओके, सेंटेंस देख लेते हैं, हम लोग वहाँ क्यों नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोरोना है इसलिए नहीं जाएंगे। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं कि हम लोग वहाँ क्यों नहीं जाएंगे। सो क्यों के लिए लग गया वाई, उसके बाद विल शैल में से विल, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया वी। अब वी है, देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ पे शैल भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं तो प्लीज़ शैल ही लगाइएगा। ठीक है, सो वाई विल और वाई शैल वी नॉट गो देयर। ठीक है, इस तरीके से ये WH नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए है, स्पोकन में भी लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए नोट में मैंने लिखा है कि मैं आज अपने शिक्षक से मिलूँगा, मैं आज अपने टीचर से मिलूँगा। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिएगा, आई एम मीटिंग माई टीचर टुडे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इज़-एम-आर तो ये कंटिन्यूअस है और ये सेंटेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो मेरे भाई ये याद रखिएगा, कुछ ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस भी होते हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं आज हटा दूँ और मैं सेंटेंस बनाऊँ कि मैं अपने शिक्षक से मिलूँगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा आई विल मीट माई टीचर। लेकिन आज क्योंकि ये प्री प्लान्ड है, पहले से ही प्लान हो चुका है, या उस बंदे ने अपने टीचर से बात कर रखा है कि सर मैं आज से मिलना चाहता हूँ, और सर ने क्या कहा कि सर ने अपॉइंटमेंट भी दिया, तो उस सेंस में आप कह सकते हो कि आई एम मीटिंग माई टीचर टुडे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। आशा करता हूँ आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होता है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से वो डाउट क्लियर करने की। अब एक चीज़ और, इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं पिछले 2 वीडियो से करता आया हूँ, तीसरे वीडियो में भी हम लोग करेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 3 टेंस हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसका एक सेंटेंस लीजिए, उसका 6 फॉर्म बना लीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई विल गो टू मार्केट, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो आई विल गो टू मार्केट, अब इसी को 6 फॉर्म में बनाइए, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH, इंटरोगेटिव WH, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। सो आई विल गो टू मार्केट, नेगेटिव क्या बनाएंगे, आई विल नॉट गो टू मार्केट। विल आई गो टू मार्केट, विल आई नॉट गो टू मार्केट। वाई विल आई गो टू मार्केट, वाई विल आई नॉट गो टू मार्केट। आप विल की जगह शैल भी यूज़ कर सकते थे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है। ठीक है, अब इसी को चलिए हम लेके चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, मीन्स बैक टू बैक। नाउ वी हैव टू स्पीक 18 sentences, 6 from present indefinite, 6 from past indefinite and 6 from future indefinite. So let's get started. now. एक सेंटेंस ले लेता हूँ, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, सिंपल सा ले लेते हैं। ठीक है, सो वह क्रिकेट खेलता है, आप सेंटेंस बनाएंगे कैसे, ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, why does he play cricket, why does he not play cricket. Past indefinite, he played cricket, he did not play cricket, did he play cricket, did he not play cricket, why did he play cricket, why did he not play cricket. Future indefinite, he will play cricket, he will not play cricket, will he play cricket, will he not play cricket, why will he play cricket, why will he not play cricket. ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और 18 सेंटेंसेस आप बैक टू बैक बोल सकते हैं। ये आपकी स्पीकिंग की फ्लुएंसी में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ
कि ऐसे ही आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे और सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। सो आज के लिए दैट्स ऑल एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।